नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत। यह सिद्धांत दुर्किम के द्वारा दिया गया था। इससे पूर्व भी हमने एक अन्य वीडियो के अंदर दुर्किम के ही द्वारा दिया गया आत्महत्या के सिद्धांत का अध्ययन किया था। जिस प्रकार से आत्महत्या के सिद्धांत को दुर्किम ने बड़े ही विस्तृत ढंग से समझाया है, उसी प्रकार से श्रम विभाजन के सिद्धांत को भी दुर्किम ने बड़े विस्तार से समझाया है। श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्किम ने अपनी प्रसिद्ध कृति द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया है। दुर्किम के अनुसार श्रम विभाजन ही सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण होता है, यानी कि जब श्रम विभाजन करते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव समाज के अंदर अवश्य आते हैं, और जो बदलाव आते हैं वो नई तकनीक को खोजकर लेकर आता है। दुर्किम के अनुसार श्रम विभाजन की गतिशीलता के आधार पर ही मानव की सभ्यता और विकास को समझा जा सकता है। दुर्किम ने श्रम विभाजन के कारणों का भी उल्लेख किया है और कहा है कि जनसंख्या के आकार और घनत्व तथा मानवीय आवश्यकताओं की विभिन्नता और वृद्धि ने श्रम विभाजन को जन्म दिया। श्रम विभाजन क्या है? श्रम माने कार्य करना और विभाजन माने बांट देना, यानी कि किसी भी कार्य को बांट देना। अब उस कार्य को किसी के आधार पर भी बांटा जा सकता है, यानी जब मानव जीवन है तो उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं जिसे उन्हें करना होता है। एक व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता, इसलिए उन कार्यों को बांट दिया जाता है। जिस प्रकार से महिलाओं को घर का काम सौंपा जाता है और पुरुष का बाहर का काम सौंपा जाता है। महिलाएं घर में खाने और बर्तन का काम करती हैं, पुरुष खेतों में काम करते हैं। तो यह निर्भर करता है कि किस माहौल में किस प्रकार के विभाजन की आवश्यकता है। श्रम विभाजन में कार्य का विभाजन जो है वो विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। एक है लिंग के आधार पर, यानी पुरुष और महिलाओं का अलग अलग। एक है आयु के आधार पर, यानी कि एक छोटा बालक क्या कर सकता है, एक जवान व्यक्ति क्या कर सकता है और एक वृद्ध व्यक्ति क्या कर सकता है। इस प्रकार से हर काम के लिए अलग अलग विभाजन कर दिया जाता है। दुर्किम के अनुसार यदि श्रम का विभाजन हो जाता है तो विशेषीकरण की अवस्था आ जाती है। विशेषीकरण की अवस्था का मतलब यह है कि जब काम को बांट दिया जाता है तो यह निश्चित हो जाता है एक व्यक्ति के लिए कि मुझे क्या काम करना है। जब वह उस काम को बार बार करता है तो वह उस काम में पारंगत हो जाता है। जैसे ही वो उसके अंदर पारंगत होगा वह उसका विशेषज्ञ हो जाएगा, और जब विशेषीकरण हो जाता है यानी वो विशेषज्ञ हो जाता है तो व्यक्तिवाद का जन्म होता है। व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, समाज के बजाय व्यक्तिवाद की भावना समाज के अंदर आ जाती है। वर्तमान समय में यही है। वर्तमान समय में समाज से ज़्यादा व्यक्ति का महत्व है। यदि हम प्राचीन समाज की बात करते हैं तो उस समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती थी। उस यांत्रिक समाज के अंदर समाज का महत्व था, व्यक्ति का महत्व नहीं था। और यदि हम वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में सावयवी एकता पाई जाती है। सावयवी एकता के अंदर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, समाज कम महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वर्तमान समय में आधुनिक समाज में, औद्योगिक समाज में किसी भी कार्य करने के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। जब विशेषज्ञ आ जाता है तो व्यक्ति आ जाता है, व्यक्ति जब आ जाता है तो व्यक्तिवाद आ जाता है, और व्यक्तिवाद ही है जो व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाता है। और जब व्यक्तिवाद आता है तब समाज धीरे धीरे गौण होता चला जाता है और व्यक्ति महत्वपूर्ण होता चला जाता है। दुर्किम द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ का प्रकाशन 1893 में हुआ था। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि हेतु की थी, इसलिए उन्होंने श्रम विभाजन का इसके अंदर विस्तार से उल्लेख किया है। और उन्होंने बताया है कि श्रम विभाजन से कौन कौन सी समस्याएं, नवीन समस्याएं पैदा होती हैं और कौन कौन सी नवीन अवधारणाएं उत्पन्न होती हैं। यह दुर्किम की पहली रचना थी। दुर्किम ने अपनी रचना समाज में श्रम विभाजन 3 खंडों में विभाजित की है। प्रथम खंड में उन्होंने श्रम विभाजन के प्रकारों को बताया है। द्वितीय खंड में उन्होंने उसके कारण एवं दशाओं को बताया है, और तीसरे भाग में उन्होंने श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों का
वर्णन किया है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कुछ कारकों का उल्लेख भी किया है। अगर हम कुछ कारकों का अगर देखते हैं तो उसमें एक उन्होंने बताया है कि जनसंख्या के आकार एवं घनत्व में वृद्धि, यानी कि दुर्खिम जनसंख्या के आकार एवं घनत्व में वृद्धि को श्रम विभाजन का प्रमुख और पहला कारण मानते हैं। अगर हम दुर्खिम के विचारों को देखें तो उन्होंने कहा है कि श्रम विभाजन समाजों की जटिलता और घनत्व के साथ साथ सीधे अनुपात में विचरण करता है, और यदि सामाजिक विकास के दौरान यह निरंतर वृद्धि करता है तो इसका कारण यह है कि समाज नियमित रूप से अधिक घने और सामान्यतः अधिक जटिल होते जाते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे श्रम विभाजन होता चला जाएगा, और यह करना महत्वपूर्ण होता है। श्रम विभाजन समाज को जोड़ने के लिए, समाज की एकता को बनाए रखने के लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति एक काम को करेगा तो अन्य कार्य कौन करेगा, और हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। इसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए श्रम का विभाजन किया जाता है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है श्रम का विभाजन उतनी ही तेजी से, उतनी ही अधिकता से होने लगता है। उन्होंने एक और कारक पर अपने विचार व्यक्त किए हैं कि श्रम विभाजन का दूसरा जो कारक है वह है कि सामूहिक आत्मा या चेतना का उत्तरोत्तर ह्रास होता है। दुर्खिम कहते हैं यह देखा जा सकता है कि श्रम विभाजन की प्रगति उतनी ही अधिक कठिन और धीमी होगी जितनी सामूहिक आत्मा सशक्त और निश्चित है। इसके विपरीत यह उतनी ही अधिक तीव्र होगी जितना व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने में समर्थ है। यानी कि व्यक्ति अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसके साथ सामंजस्य करता है तो श्रम विभाजन आसानी से हो जाता है। कभी कभी श्रम विभाजन में व्यक्ति को ऐसा काम दिया जाता है जो व्यक्ति नहीं करना चाहता है, और वह उसके लिए एक तनाव की स्थिति को उत्पन्न करता है, परंतु यदि वह उस काम के साथ सामंजस्य कर लेता है, उस काम में अपना मन लगाता है, तो वही काम उसकी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अच्छा होता है। यानी वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा और मानसिक रूप से भी उसे किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा। वह उस काम को और अच्छे ढंग से, सरलता से करने का प्रयास करता है। एक अन्य कारक फिर दुर्खिम ने कहा है पैतृकता का प्रभाव घटता है। मतलब कि यदि दुर्खिम की हम बात करते हैं तो दुर्खिम कहते हैं कि पैतृकता का प्रभाव हम पे जितना अधिक होगा, व्यक्ति पे जितना भी अधिक होगा, परिवर्तन के अवसर उतने ही कम होंगे, क्योंकि व्यक्ति पैतृक काम को पकड़ के रखना चाहता है। उसे लगता है कि जो पैतृक काम है वो जमा हुआ है, उसे उसको जमाने के लिए, उसको करने के लिए, उसे फैलाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो एक सेट किया हुआ एक काम है जिसे वो बड़ी आसानी से कर सकता है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो व्यक्ति अगर पैतृकता से बंधा हुआ है, उसे वही काम करना है जो उसके पूर्वज करते आए हैं, तो परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नई चीज़ों के लिए होता है, नए काम में होता है, नई खोज के लिए होता है, नए प्रयासों के लिए होता है। और व्यक्ति अगर पैतृकता से बंधा हुआ नहीं है, वो अपनी इच्छाओं को, सोच को, विचार को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, तो परिवर्तन अवश्य होते हैं। वो बदलाव लाना चाहता है, वो समाज में नई चीज़ों को लेके आना चाहता है, वो नए अवसर पैदा करता है। परंतु यदि व्यक्ति पैतृकता से बंधा हुआ है, उस काम को नहीं छोड़ना चाहता, तो समाज में बदलाव नहीं होते, वही चीज़ें वापस से चलती रहती हैं, उसमें किसी प्रकार की नवीनता की उदय नहीं होता है। इसी प्रकार से उन्होंने श्रम विभाजन के परिणामों को भी बताया है कि अगर श्रम विभाजन होगा, अगर हम इसे आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, समय के आधार पर, भौतिक वातावरण के आधार पर, आयु के आधार पर अगर हम श्रम विभाजन को बांटते हैं तो इसके परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। श्रम विभाजन का परिणाम ही है कि व्यक्तिवादी सोच उत्पन्न होती है। यानी जब व्यक्ति विशेषज्ञ हो जाता है तो व्यक्ति प्रभावी हो जाता है। श्रम विभाजन का ही परिणाम है कि नवीन स्थितियाँ, नवीन समूह की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, यानी व्यक्ति नई चीज़ों को खोजने का प्रयास करता है, उस काम को नई तरीके से करने का प्रयास करता है, जिससे नई चीज़ें उत्पन्न होती हैं और सामाजिक परिवर्तन होता है। इसी का परिणाम है सामाजिक परिवर्तन। जैसे ही व्यक्ति श्रम का विभाजन करता है, काम को करने के विभिन्न तरीकों को सीखता है, नई नई चीज़ों को जानता है, तो उसकी सोच में परिवर्तन होता है, और उसकी सोच में परिवर्तन से वह समाज के लोगों को भी प्रभावित करता है और परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है।
जैसे जैसे नवीन खोज होती जाएंगी, नए कार्य होते जाएंगे, श्रम का विभाजन होता जाएगा, समाज अवश्य ही प्रगति करता है। परिवर्तन प्रगति का सूचक है। जैसे ही परिवर्तन होगा, विकास की ओर समाज और व्यक्ति कदम रखेगा। श्रम के विभाजन का ही परिणाम है सभ्यता का विकास। जैसे जैसे श्रम विभाजन का विकास होता है, वैसे वैसे ही सभ्यता का भी विकास होता है। यानी ऐसे बहुत सारे प्रभाव जो हैं वो श्रम विभाजन के समाज पर और व्यक्ति पर पड़ते हैं, और उनके कारण भी व्यक्ति होता है और समाज होता है, और उनके प्रभावों को भी व्यक्ति और समाज दोनों को ही भुगतना पड़ता है, दोनों पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से दुर्खिम ने बड़े ही विस्तार से, बड़े ही ढंग से श्रम विभाजन को समझाया है। धन्यवाद।